नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में। और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे चर्चा करते आ रहे हैं। अभी हम लोग लगातार पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 आम चुनाव नज़दीक आ गए हैं। और ऐसे में जो भी राजनीतिक परिवर्तन भारत भर में हो रहे हैं, उस पर चर्चा करना भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व है। और चूँकि भारत के नागरिक राजनीतिक रूप से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए राजनीतिक पार्टियाँ अपनी मनमानी करने में समर्थ हो जाती हैं, इसलिए उसकी चर्चा करना भी ज़रूरी रहता है। उसी क्रम में आज हम लोग कुछ नए बने हुए गठबंधन के साथ-साथ कुछ जो बैठकें हुई हैं, कुछ जो मीटिंग्स हुई हैं, उसके जो सार होने वाले हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया के कुछ घटक दलों के अलग होने के बाद फिर से नए सिरे से जोड़-गाँठ चल रही है गठबंधन बनाने की। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। 17 प्लस 63 का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस 17 और समाजवादी 63। और दिल्ली में भी गठबंधन हुआ 4/3 का, जहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। और आज के डेट में गुजरात, हरियाणा और गोवा, इन राज्यों में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में जो निष्कर्ष आया है, उसमें गुजरात में 24 और 2 कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 2 सीटें भावनगर और भरूच, इन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा में बात की जाए तो अनुपात 9 और 1 का है, जहां 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 1 पर कांग्रेस लड़ेगी। वहीं अगर बात करें गोवा में, तो गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पंजाब में दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये नया गठबंधन का समीकरण जो है वो बन करके सामने आया है, जिस पर नए सिरे से विपक्ष जो है वो एनडीए के विजय रथ को, मोदी के विजय रथ को रोकने का प्रयास करने की कवायद तेज कर रहा है। तो यह कुछ गठबंधन वाली बात हो गई। और अब कुछ मीटिंग्स पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लगातार भारत के दौरे पर हैं और 13 मार्च तक उनका दौरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद किसी भी समय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। तो उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी की बैठक उत्तर प्रदेश मुख्यालय पर हुई, जिसमें बैठक अखिलेश यादव ने लिया। और उस पर राज्यसभा चुनाव में मतदान को लेकर के, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में रणनीति पर व्यापक चर्चा हुई है। और कहीं कहीं पर कैंडिडेट्स कहीं कहीं पर तो उतार दिए गए हैं सपा की तरफ से, जहां नहीं उतारे गए हैं वहां पर भी नामों पर भी मंथन किया गया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आज उत्तर प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय पर, साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यालय पर 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख बैठक होने वाली है। और उसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश से भी कुछ नेता और जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उन सभी को बुलाया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 29 तारीख की बैठक के बाद शाम तक या अगले दिन 30 तारीख को पहली भाजपा की सूची लोकसभा चुनाव की आ सकती है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नामों समेत कुल 100 सीटों पर नामों की घोषणा हो सकती है, जिस पर मंथन होगा। और आज उत्तर प्रदेश मुख्यालय पर भी बैठक हुई, जिस बैठक को अमित शाह जी ने लिया, गृह मंत्री जी ने। और वहाँ पे मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम नेता भाजपा के मौजूद रहे, जिसमें जो हारी हुई लोकसभा की सीटें थी और साथ ही साथ इटावा, मैनपुरी, इन सीटों पर भी विशेष चर्चा की गई और उसके लिए विशेष रणनीति के तहत काम करने की बात की गई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आज उन प्रदेशों में भी बैठक संपन्न की गई है। और बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कुल मिलाकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने तरीके से अपने अपनी योजना बनाने में लग गई हैं, क्योंकि सभी को लोकसभा चुनाव की आहट सीधे सुनाई दे रही है। अब किस योजना के साथ जनता के समक्ष उतरना है, इस योजना को बना करके शीघ्र ही सारी पार्टियां जनता के समक्ष उतरेंगी। हालांकि कल इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रायबरेली में एम्स का उद्घाटन करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां पर मौजूद रहेंगे। और उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी वर्चुअली उसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि जब चुनाव आ जाता है, उसमें जो उद्घाटन और शिलान्यास किए जाते हैं, उसको भी चुनावी घोषणा पत्र के भांति देखा जाता है। धन्यवाद।